सुधीर एक बहुत ही होनहार लड़का था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए माँ ने ही घरों में काम करके मेहनत से सुधीर को पढ़ाया लिखाया था। सुधीर का कॉलेज में फर्स्ट ईयर था। वो जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज के सामने एक बड़ा कॉलेज था जिसमें हरीश नाम का एक लड़का पढ़ता था। हरीश सुधीर को हमेशा नीचा दिखाता था। इसका भी एक कारण था कि सुधीर की माँ हरीश के घर का काम करती थी। कॉलेज की छुट्टी के समय कई बार हरीश सुधीर को नीचा दिखाने का बहाना ढूंढ ही लेता था। ओए सुधीर, कब तक ये टूटी साइकिल का पंक्चर जोड़कर इसे चलाता रहेगा बे? पर तू नई साइकिल भी तो नहीं खरीद सकता बेचारा। अब खरीदेगा भी कैसे? इसकी मम्मी मेरे घर काम करके मुश्किल से 3-4 हजार रुपए ही कमाती है। इसकी मम्मी? अच्छा हाँ, वो तो तुम्हारे घर नौकरी करती है ना। हाँ वही सफाई, बर्तन, रोटी, सब्जी वगैरह। और तुझे पता है ये सामने वाले कॉलेज में इसका एडमिशन मेरे पापा ने करवाया है। अच्छा, तभी तो ये इतना गरीब होकर कॉलेज में पढ़ रहा है, वरना तो सड़कों पर। सुधीर, तू चुपचाप इन सब की बकवास कैसे सुन लेता है? कुछ तो बोला कर। जगन मेरे दोस्त, जरूरी नहीं कि सामने वाला गलत हो तो हम भी गलत बन जाएं। चल, मेरी साइकिल ठीक हो गई, घर चलते हैं। माँ मेरे थोड़ा सा भी लेट होने पर घबरा जाती है। सुधीर बहुत समझदार था, इसलिए वो हरीश की बातों पर ध्यान नहीं देता था। सुधीर बेटा, तूने ठीक किया। हरीश गुस्से वाले स्वभाव का है। मालिक मालकिन से भी वो सीधे मुंह बात नहीं करता। वो दोनों भी हरीश की खराब आदत से बहुत परेशान हैं। पापा, मुझे 1.5 लाख रुपए वाले जूते ही चाहिए। आपको पता है इस शहर के छोटे बड़े सारे कॉलेज के बच्चे इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं, और ये रेस किसी भी हाल में मैं ही जीतना चाहता हूँ। इसलिए मैं इतने महंगे जूते खरीदना चाहता हूँ। दे दीजिए 1.5 लाख रुपए। आपको पता है ये बिना लिए तो मानेगा नहीं, और वैसे भी रेस के लिए मांग रहा है। हरीश 1.5 लाख रुपए के जूते खरीद लेता है। सुधीर भी चाहता था कि वो इस रेस में भाग ले, पर उसके पास अच्छे जूते नहीं थे। उसका मुकाबला शहर के सभी कॉलेज के बच्चों के साथ था। सब महंगे जूते पहनकर अभ्यास कर रहे थे। हरीश भी रोजाना दौड़ने के लिए अपने महंगे जूते पहनता था। तू भी रेस में हिस्सा लेगा? पर तेरे जूते तो तले से घिसे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिर पड़े। सुधीर अपने फटे हुए जूतों से ही रोजाना रेस प्रतियोगिता का अभ्यास करता रहा, पर रेस से एक दिन पहले उसके जूते पूरे टूट गए। उसने बाजार से जूते खरीदने चाहे, पर दाम इतने कि सुधीर चुप्पी साधे बैठ रहा। अब क्या करूं? बाजार में तो रेस के लिए हर बढ़िया जूता 3 से 4 हजार से शुरुआत है। इतने महंगे जूते खरीदना मेरे बस की बात नहीं है। माँ को भी परेशान नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? भगवान, मेरे ये जूते तो बिल्कुल टूट गए हैं। सुधीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे पास ही बने एक मंदिर से घंटियों की आवाज आती है। वो अपने जूते उतारकर मंदिर में जाता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। भगवान, मैंने सोचा था इस रेस को जीतकर इनाम के 5 लाख रुपए में से कोई काम कर लूंगा, ताकि माँ को घरों में काम न करना पड़े। मैं खुद कमाना चाहता था, पर मेरे जूते बिल्कुल फट गए हैं। मैं नए जूते कहाँ से लाऊं भगवान? भगवान से प्रार्थना करते हुए सुधीर की आंखें बंद हो गईं और उसका ध्यान मगन हो गया। उसने देखा मंदिर की सीढ़ियों से उसके जूते गायब हैं। मेरे जूते कहाँ गए? हे भगवान, मैंने अपने जूते यहीं तो उतारे थे। मेरे पास वही एक जोड़ी जूते थे। अब मैं क्या पहनकर घर जाऊंगा? क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? बाबा, मैंने अपने जूते यहाँ रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। इनमें से देखो, तुम्हारे जूते कौन से हैं? बाबा, ये तो बहुत नए जूते हैं। मेरे जूते तो फटे हुए थे। तुम बहुत ईमानदार हो बेटा। ये लो तुम्हारे जूते। देखना तुम ईमानदारी से हर रेस जीत जाओगे। शुक्रिया बाबा, पर आपको कैसे पता कि मैं रेस में भाग ले रहा हूँ? व्यक्ति भगवान के रूप में आ जाता है। सुधीर, तुम मुझे ही तो याद कर रहे थे, इसलिए मैं आ गया। तुम चाहते तो नए जूते भी ले सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हारे जूतों को जादुई जूते बना रहा हूं। ये जूते पहनकर तुम रेस जीत जाओगे। अचानक सुधीर का ध्यान टूटा। भगवान, आप मेरे समक्ष खड़े थे, इसका मतलब मेरे जूते जादुई हो गए हैं। मैं ये रेस जीत सकता हूँ। सुधीर भगवान का आशीर्वाद मानकर जूतों को पहन लेता है। रेस प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। सभी कॉलेज के बच्चे रेस के लिए तैयार थे। सुधीर भी रेस के मैदान में पहुंच चुका था। उसने देखा हरीश बहुत परेशान है। क्या हुआ हरीश? यार, घर में पेंट हो रहा है। मैंने जूते उतार कर लापरवाही से रख दिए। जूतों पर पेंट का डिब्बा गिर गया। मेरे इतने महंगे जूते खराब हो गए। पर ये रेस जीतना मेरा सपना था। अब मैं रेस में कैसे भाग लूंगा? दोबारा पापा से जूतों के लिए नहीं कह सकता था, नहीं तो वो बहुत डांटते। इसका मतलब अब तू रेस में भाग नहीं ले पाएगा? हरीश रेस में भाग जरूर लेगा। हरीश,
तुम मेरे जूते पहनकर रेस में भाग लोगे। देखना, तुम जीत जाओगे। ये जूते जादुई हैं, ये मुझे स्वयं भगवान ने दिए हैं। अगर ये जूते जादुई हैं और तुम्हें भगवान ने दिए हैं तो फिर तो तुम खुद ये रेस आसानी से जीत सकते हो। तुम ये मौका क्यों गवा रहे हो? मुझे क्यों दे रहे हो अपने जूते? हरीश, अपनों की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है और तुम तो मुझे बहुत सालों से जानते हो, इसलिए इस वक्त अगर मैंने रेस में भाग ले लिया और तुम नहीं ले पाए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये रेस तुम्हारा सपना है, इसलिए देर मत करो और ये जूते पहन लो। हरीश सुधीर के दिए जादुई जूते पहन लेता है और रेस में भाग लेता है। सुधीर के साथ सभी लड़के उसको प्रोत्साहित कर रहे थे और हरीश उन जूतों को पहनकर तेज दौड़ रहा था। हरीश वो रेस जीत जाता है और इनाम भी। अगले दिन हरीश के माता पिता सुधीर और उसकी माँ को घर बुलाते हैं। सुधीर, इनाम के ये 5 लाख रुपए तुम्हारे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। वास्तव में सुधीर, ये रेस तुमने जीती है। अगर तुम मुझे सही समय पर अपने जादुई जूते ना देते तो शायद मैं अपना सपना पूरा कर ही नहीं पाता। तुम बहुत अच्छे इंसान हो सुधीर। मैं अपने घमंड के कारण तुम जैसा दोस्त खो रहा था। सुधीर, तुम इन रुपयों को संभाल कर रखो। पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम मेरे ऑफिस में अच्छी नौकरी की पोस्ट पर लगोगे, ये मेरा वादा है। सुधीर अपनी माँ के साथ भगवान के मंदिर जाता है और उनका धन्यवाद करता है। उस रात सुधीर के सपने में भगवान फिर आते हैं। सुधीर, तुमने हरीश को रेस के लिए वो जूते देकर सचमुच एक अच्छा इंसान होने का प्रमाण दिया है। तुम्हें पता है वो जूते जादुई कैसे हुए? तुम्हारी अपनी मेहनत और लगन से। जादू स्वयं व्यक्ति की सोच में होता है। हरीश ने तुम्हारे जूते पहनकर खूब मेहनत से दौड़ लगाई क्योंकि उसे वो रेस जीतनी जरूरी थी और उसने इतने दिन उस रेस को जीतने की जो मेहनत की थी उसे उस दिन उस मेहनत का फल मिल गया। इसलिए सदैव सबका अच्छा करो और खूब मेहनत करो तो मीठा फल जरूर प्राप्त होता है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुधीर अपने जूतों की तरफ देखता है और खुशी से मुस्कुरा देता है। उस दिन से सुधीर और हरीश अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब हरीश ने भी अपने व्यवहार को बदल लिया था। वो सबका आदर करता था और सबसे सम्मान का भाव रखता था। वाओ, ये लिपस्टिक कितनी सुंदर लग रही है मेरे फेस पर। और ये आई शेडो, ये भी अच्छा है। बट ये ड्रेस, इसका कुछ करना पड़ेगा। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो आप? इतनी सुंदर ड्रेस को क्यों फाड़ रही हो? चुप कर, ये मेरी ड्रेस है। मैं इसे फाड़ू या सिलूं, मेरी मर्जी। तू अपना मुंह बंद रख। मेरे कमरे में झाड़ू पोछा करने आई है ना, तो चुपचाप वही कर और जा यहाँ से। झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह ही कर दिया था दीदी, मैं उसके लिए नहीं आई। तो फिर क्यों आई है यहाँ? वो दीदी, कल कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है, तो पार्टी के लिए क्या आप मेरा मेकअप कर दोगी? क्या कहा? मेकअप? उससे क्या होगा? तू काली कलूटी मेरी जैसी गोरी चिट्टी दिखने लगेगी क्या? और वैसे एक बात तो बता, तू पहनने वाली क्या है पार्टी में? वो माँ की एक साड़ी है मेरे पास, वही पहन लूंगी। सच में यार, तेरा कुछ नहीं हो सकता। एक तो ऐसी बकवास शक्ल, ऊपर से साड़ी। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि तू फ्रेशर पार्टी में जा ही मत। ये तेरे लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी। इतना कहकर शैली कमरे से बाहर निकल गई। शैली और सोनी एक दूसरे की कजिन थी। सोनी शैली की बुआ की बेटी थी, जो पहले अपने पिता और फिर अपनी माँ शीला की मौत के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। ऐसे में उसके मामा यानी शैली के पिता राजेंद्र ने सोनी को सहारा दिया और वो उसे अपने घर लेकर आ गए। उन्होंने सोनी का एडमिशन शैली के साथ उसी के कॉलेज में करवा दिया। लेकिन इस सब के बावजूद सोनी का अकेलापन अब भी दूर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपनी मामी शालिनी और बहन शैली को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। दरअसल सोनी का रंग थोड़ा दबा हुआ था, इस वजह से वो दोनों ही हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी। मामी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, अब मैं जाऊं? क्यों, घर में बस नाश्ता ही बनाना होता है क्या? वो इतने सारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें कब धोएगी? मामी जी, लेकिन मुझे तो कॉलेज जाना है। उफ, शक्ल से तो मनहूस है ही, ऊपर से एक नंबर की कामचोर भी है ये लड़की। वैसे आज तो कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है ना, तो तू वहां जाकर क्या करेगी? चल जाकर कपड़े धो। क्यों मामी जी, मैं क्यों नहीं जा सकती फ्रेशर पार्टी में? शैली दीदी तो कितनी देर पहले ही चली गई, आपने उन्हें तो एक बार भी नहीं रोका। अच्छा, तो तू अब मेरी शैली की बराबरी करेगी? अरे उसके पैरों की जूती के बराबर भी नहीं है तू। जाके शक्ल देख अपनी आईने में। तुझे तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम तुझे पाल रहे हैं, वरना तू तो किसी के सामने जाने के भी लायक नहीं है। अब अपनी औकात में रह और जाकर घर के सारे काम निपटा, समझी? ऐसा सोनी के साथ लगभग रोज ही होता था। कभी शैली तो कभी उसकी माँ शालिनी
उसे उसके सांवले रंग रूप के लिए बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। इस सब से सोनी को बहुत रोना आता था। साथ ही उसे अपनी माँ की भी बहुत याद आती थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुमने तो मुझे कभी बदसूरत नहीं कहा, बल्कि मैं तो तुम्हारी परी बेटी थी ना, और तुम तो इतनी गोरी भी थी। फिर मैं ऐसी क्यों हूँ माँ, क्यों हूँ मैं ऐसी? सोनी अपनी माँ की फोटो को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि उस फोटो का फोटो फ्रेम कुछ टूट सा रहा था। सोनी उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक होने के बजाय 2 हिस्सों में टूट जाता है। सोनी ये देखकर चौंक जाती है कि उस फोटो फ्रेम के अंदर एक चाबी थी। अरे ये चाबी, ये किस ताले की चाबी है और ये माँ की फोटो के अंदर कैसे आई? तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। अरे कहीं ये चाबी उस ताले की तो नहीं? सोनी फौरन वहां से उठकर अपनी माँ के पुराने संदूक के पास जाती है और उसे खोलती है। उस संदूक में सोनी ने अपनी माँ की चीजें संभाल कर रखी हुई थी। उस सामान में एक बॉक्स भी था जिस पर ताला लगा हुआ था। सोनी ने अपनी माँ के जीते जी वो बॉक्स कभी घर में नहीं देखा, लेकिन जब उसकी माँ की मौत हुई तो वो बॉक्स उसकी माँ के सामान से ही मिला। हालांकि उस वक्त सोनी उस बॉक्स पर लगे ताले की वजह से उसे खोल नहीं पाई, लेकिन अब उसके पास एक चाबी थी। सोनी फौरन उस चाबी से उस बॉक्स के ताले को खोलने की कोशिश करती है। अरे ये ताला तो खुल गया, लेकिन माँ ने इस चाबी को इतना छिपाकर क्यों रखा था? जरूर इसमें कोई खास चीज है। सोनी उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें एक लाल मखमल के कपड़े में लिपटी हुई एक फेस क्रीम रखी हुई थी। ये तो वही फेस क्रीम है जो माँ हर रोज अपने चेहरे पर लगाया करती थी, पर माँ ने इसे इस बॉक्स में क्यों रखा, वो भी ताला लगाकर? सोनी उस बॉक्स को अच्छे से अलट पलट कर देखती है तो उस बॉक्स में से एक कागज भी निकलता है। वो एक चिट्ठी थी जिसे सोनी की माँ ने उसके लिए लिखा था। सोनी उसे खोलकर पढ़ना शुरू करती है। सोनी मेरी बच्ची, इस चिट्ठी के साथ जो फेस क्रीम तुम्हें मिली है ये कोई साधारण क्रीम नहीं है, बल्कि ये एक जादुई क्रीम है। तुम हमेशा मुझसे एक ही सवाल पूछती हो कि जब मैं इतनी गोरी हूं तो तुम सांवली कैसे? बेटा, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रही हूँ। सच तो ये है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही बचपन से सांवली थी। मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि सभी लोग मेरे सांवलेपन का मजाक उड़ाया करते थे। मैं सारा दिन अपने घर में ही बंद रहा करती थी, लेकिन फिर एक दिन मुझे ये जादुई फेस क्रीम मिली। इसे लगाते ही मेरा रंग रूप ऐसा बदला कि मेरी जिंदगी बदल गई। अब तुम भी बड़ी हो रही हो, मैं अब ये जादुई क्रीम तुम्हें देना चाहती हूँ, लेकिन इसके साथ ही एक बात और है जो तुम्हें जान लेनी चाहिए। सोनी की माँ उसे और क्या बताना चाहती थी ये सोनी नहीं जान सकी, क्योंकि इसके आगे चिट्ठी का कागज फटा हुआ था। अब क्या करूं, पता नहीं माँ मुझे क्या बताना चाहती थी। वो सब बाद में सोचूंगी, फिलहाल तो ये देखना चाहिए कि क्या सच में ये एक जादुई फेस क्रीम है। सोनी उस क्रीम को लेकर आईने के सामने जाती है और फिर थोड़ी सी क्रीम निकालकर उसे अपने चेहरे पर अच्छे से मलती है। इसके तुरंत बाद सोनी के आसपास कुछ चमक सी उठती है, जिसकी वजह से सोनी की आंखें बंद हो जाती हैं और फिर ये मैं हूँ? क्या सच में ये मैं ही हूँ? ये तो कमाल हो गया, ये तो सच में एक जादुई फेस क्रीम है। सोनी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसका चेहरा एकदम साफ और रंगत गोरी हो गई थी। इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर खुद ब खुद ही हल्का मेकअप भी हो गया था। सोनी ने ध्यान दिया कि उस जादुई फेस क्रीम को लगाने के बाद वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी कि वो हमेशा से दिखना चाहती थी। सोनी बहुत खुश थी। सुंदर दिखने की उसकी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई थी। वो फौरन अपनी माँ की साड़ी पहनकर तैयार हुई और अपने कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में पहुंच गई। पार्टी में अब तक सिर्फ शैली की ही चर्चा हो रही थी, लेकिन सोनी के वहां आते ही सबकी नजरें सोनी पर ही जा टिकी। रोहन, कहाँ जा रहे हो? चलो ना डांस करते हैं। नहीं, मेरा मतलब है अभी नहीं, थोड़ी देर में करते ना। इतना कहकर शैली का अच्छा दोस्त रोहन वहां से चला जाता है और सीधा सोनी के पास जाकर उसे डांस के लिए पूछता है। ये देखकर शैली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो तो सोनी को पहचान ही नहीं पाई थी। दूसरी तरफ सोनी को पहली बार कहीं इतनी अहमियत मिल रही थी। वो रोहन के साथ काफी देर तक डांस करती है और फिर पार्टी के बाद वो वापस घर आ जाती है। घर आकर वो जैसे ही अपना मुंह धोती है तो उसका चेहरा पहले की तरह हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे इस क्रीम को लगाने के बाद पानी से दूर रहना पड़ेगा। सोनी किसी को भी उस जादुई फेस क्रीम के बारे में नहीं बताती। वो घर से निकलने से पहले चुपचाप उस फेस क्रीम को लगा लेती और फिर वापस घर आने से पहले ही पानी से अपना चेहरा धो लेती।
ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन कॉलेज के वॉशरूम में शैली ने सोनी को अपना चेहरा धोते हुए देख लिया। अब वो सारी सच्चाई जान चुकी थी। वो फौरन सोनी के पास जाकर गुस्से से बोली, अच्छा तो तुझे मुझसे इतनी जलन हो गई कि तू काला जादू करने लगी है? ठहर जा, आज मैं माँ से तेरी शिकायत करती हूँ, तेरा दिमाग तो वही ठिकाने पर लगाएंगे। नहीं दीदी, ये सच नहीं है, मैं कोई काला जादू नहीं कर रही। झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से देखा भी, मुंह धोने से पहले तू कोई और थी। आपने जो देखा वो गलत नहीं है दीदी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, ये कोई काला जादू नहीं बल्कि ये सब मेरी माँ की इस जादुई फेस क्रीम का कमाल है। सोनी शैली को उस क्रीम के बारे में सब कुछ बताती है। शैली फौरन सोनी से वो फेस क्रीम छीन लेती है और उसे अपने बैग में रख लेती है। दीदी ये क्या कर रही हो आप? वो मेरी क्रीम है, मुझे वापस दो। चुप हो जा, इस दुनिया में कोई भी खास चीज तेरे लिए नहीं है, समझी ना? शैली वहाँ से चली गई और घर आकर उसने सबसे पहले अपने चेहरे पर उस फेस क्रीम को लगाया। वो पहले से ही गोरी थी, लेकिन फिर भी उसे तो और सुंदर दिखना था। क्रीम को लगाते ही वहाँ फिर से रोशनी हुई और शैली की आंखें बंद हो गई। इसके बाद ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? उस जादुई फेस क्रीम का शैली के चेहरे पर उल्टा ही असर हुआ, उसका रंग काला हो गया। ये देखकर शैली जोर जोर से रोने लगी। तब तक सोनी घर आ चुकी थी। उसने जैसे ही शैली का हाल देखा तो उससे बोली, अब परेशान मत हो दीदी, जाओ जाकर अपना मुंह अच्छे से धो लो, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। शैली ऐसा ही करती है, चेहरा धोते ही उसका चेहरा पहले जैसा हो जाता है। फिर वो उस क्रीम को सोनी की तरफ फेंकते हुए कहती है, ले तू ही रख अपनी ये बकवास क्रीम, मुझे नहीं चाहिए। सोनी अपनी क्रीम को वापस पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस फेस क्रीम का असर शैली पर उससे अलग क्यों हुआ। सोनी ने एक बार फिर उस क्रीम वाले बॉक्स को देखा तो उसमें से चिट्ठी का बचा हुआ हिस्सा भी बाहर आ गया। सोनी ने उसे पढ़ना शुरू किया। बेटा, इस फेस क्रीम का जादू ये है कि ये इंसान के मन की छाप उसके चेहरे पर ले आती है। याद रखना, जैसा तुम्हारा मन होगा, इसे लगाने के बाद तुम्हारा चेहरा भी वैसा ही बन जाएगा। अब सोनी को उसके सवाल का जवाब मिल चुका था। साथ ही अब वो ये भी समझ गई थी कि सारी जिंदगी सुंदर दिखने के लिए अब उसे क्या करना है और क्या नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।